हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का फर्स्ट डे इंटरेक्शन हो रहा है। आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स, उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग क्लास में एंजॉय भी करते रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो हमने टॉपिक या चैप्टर हमने कहा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें लाइट के नेचर, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर, पार्टिकल नेचर। प्रोपगेशन टर्म का मतलब होता है लाइट जिस पाथ या लाइट जो ट्रैवल करता है उसको प्रोपगेशन कहते हैं। अब यहां पर प्रोपगेशन टर्म ये है, इसको समझने के लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने एक वायर को या सिंपली एक तार को कनेक्ट कर रखा दो एंड से। जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए एक वायर को कनेक्ट कर देते हो, जैसे ही प्लग करते हो या आप उसके ऊपर कपड़े डालते हो तो ऐसे वेव पैटर्न बनता है। तो वेव का प्रोपगेशन या वेव जो ट्रैवल करता है थ्रू द कनेक्टिंग स्ट्रिंग और वायर, तो वो जो वेव का पाथ है वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या प्रोपगेशन कहलाता है। इसी तरह से जैसे एक टॉर्च को आप फोकस करते हो तो लाइट ट्रैवल करता है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, लाइट के ट्रैवल करने का पाथ हो गया, उसी को प्रोपगेशन कहते हैं। It means path followed by a light in a particular direction known as propagation. तो यहां पर हमने वही लिखा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। लाइट का नेचर समझ में आ गया, इसमें हम लोग सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। और दूसरा ब्रांच वेव ऑप्टिक्स जो हायर स्टडी में पढ़ेंगे, और लाइट का प्रोडक्शन, तो लाइट का जो प्रोपगेशन होगा, लाइट का जो पाथ होगा वो लीनियरली होगा, जिसको हम लोग रेक्टिलीनियर कहते हैं। सिंपल लीनियर भी कह सकते हैं, रेक्टिलीनियर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिक्स। अब फिर ऑप्टिक्स के दो ब्रांच हो जाएंगे। जो ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम रे ऑप्टिक्स होगा, और हायर स्टडी में भाई वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हमने कहा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पहला लाइन देखो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किस फेनोमेना पर बेस्ड है, लाइट का पाथ रेक्टिलीनियर, इसलिए रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब मिरर में कुछ ऐसा डिफेक्ट हो जाए कि मिरर में हमने पढ़ा या पढ़ेंगे कि जितने भी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं और वही इमेज फॉर्म करता है, यदि वो सारे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर फोकस ना करे तो उसको एबिरेशन कहते हैं। इसका मतलब एबिरेशन इज द डिफेक्ट। अब एबिरेशन क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि हम लोग उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल इमेजेस, जो इमेज का फॉर्मेशन है, और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब हम लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इमेज का फॉर्मेशन जानेंगे। इसका मतलब यहां पर हम लोगों के लिए क्या क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग और इमेज फॉर्मेशन बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वेव ऑप्टिक्स, जहां पर वेव नेचर लाइट का हो जाए। अब इससे रिलेटेड टॉपिक बनता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। आप कहोगे कि सर इतने हायर स्टडी में पढ़ा रहे, नहीं, हायर स्टडी की बात नहीं कर रहे, सिंपली हमें जानना है इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, कि जब दोनों वेव सुपर इंपोज कर जाए, ओवरलैप कर जाए, उसको इंटरफेरेंस कहेंगे। डिफ्रैक्शन, लाइट डेविएट कर जाए या लाइट किसी ऑप्टिकल पाथ या सिंपली कह सकते एक ऑब्स्टिकल से पास कर जाए,
तो जो लाइट का डिफ्रैक्शन या लाइट डेविएट करता है उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। जैसे मान लो कि आप सन के सामने या सिंपली एक बल्ब जो आपके रूम में ग्लो कर रहा है उसके सामने आप अपने फिंगर को रख देते हो, थंब को रखते हो, तो आपका इमेज फॉर्म कर जाता है। तो इसका मतलब लाइट इस एज से पास करता है, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब यह हुआ कि लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे आप ट्रैवल करते हो, एयर कंडीशन कंपार्टमेंट ट्रेन का है, तो आपको अंदर के जो बाहर से जो लोग देख रहे हैं आपको नहीं देख पाते, लेकिन आप सबको देख लेते हो। इसका मतलब लाइट को वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सन ग्लासेस आप यूज करते हो, तो सन ग्लासेस भी क्या होता है, लाइट के वाइब्रेशंस को, लाइट के पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये सब एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं आपको। अब हम लोग जो बेसिक हमारा सिलेबस है उसमें आ जाए। अब लाइट के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हम लोग बल्ब जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट, तो वो हमारा सेल्फ लुमिनस है। और एक जो लाइट एमिट नहीं करता, नॉन लुमिनस है। मून हैज नो लाइट मींस नॉन लुमिनस। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप, बल्ब, ये सारे जितने भी हैं वो सेल्फ लुमिनस हो गए। अब यहां पर इसके भी कैटेगरीज हो जाएंगे। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट में दो पार्ट। यदि आपका जो एमिटिंग लाइट है वो हॉट हो जाए, जैसे फिलामेंट को ग्लो कराते हैं, हॉट हो जाता है, तो उसको हम लोग इनकैंडेसेंस कहते हैं। अब लाइट हमारा कूल हो जाए, एमिटिंग लाइट, और उस जैसे हम लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं, पहले सीएफएल यूज करते थे, उसको हम लोग लुमिनेंस कहते हैं। अब लुमिनेंस में भी दो कैटेगरी। लाइट स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो कर गया, तो उसका टाइम ऑफ एक्साइटेशन और एमिशन काफी स्मॉलर होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड के आसपास। यदि उससे कम हो जाएगा एक्साइटेशन और एमिशन का, तो उसको हम लोग फ्लोरेसेंस ट्यूब, जो आप ट्यूब लाइट यूज करते हो। अदरवाइज यदि टाइम उसका इंक्रीज कर जाए तो उसको फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। जैसे वेपर लाइट, स्विच ऑन कर दिया, आधे घंटे के बाद बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब टाइम ऑफ एक्साइटेशन और एमिशन लार्जर हो जाए तो उसको हम लोग फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाए हम लोग। अब मीडियम कैसे होंगे? मीडियम दो तरह के होंगे। एक को हम लोग आइसोट्रॉपिक, आइसो मीन सेम, और दूसरे को एनिसोट्रॉपिक कहेंगे। आइसोट्रॉपिक का मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, लाइक वाटर, ग्लास, सेम हो जाए इन ऑल डायरेक्शंस, उसका नाम हो जाएगा आइसोट्रॉपिक। और यदि डिफरेंट हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट तो उसको हम लोग कहेंगे एनिसोट्रॉपिक। बहुत इजी है। आइसोट्रॉपिक, speed of light remains same in all directions, isotropic. Speed of light is different, anisotropic. तो हम लोगों ने मीडियम भी सीख लिया। अब लाइट में एनर्जी और मोमेंटम होते हैं। एनर्जी मोमेंटम होगा तो ऑब्वियसली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। लाइट का इंटेंसिटी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाता तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाते हैं। अब इंटेंसिटी टर्म आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहां पर हम लोग इसको मैथमेटिकली समझें तो आपको याद हो जाएगा। Intensity is defined as energy emitted per unit area per unit time। तो इंटेंसिटी को हम लोग एनर्जी बाय एरिया टाइम लिखते हैं, तो उसको इंटेंसिटी कहते हैं ना आप लोग कि 40 वाट है मोर इंटेंस। इसका मतलब जो एनर्जी एमिट हो रहा है
पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन मतलब पर्टिकुलर एरिया, जो रूम का एरिया है, और टाइम। अब वहीं पर एक रूम में लाइट को आप सपोज 100 वाट के बल्ब को जला दो, काफी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। उसका एरिया रूम का हो सकता है 20 मीटर स्क्वायर या 20 स्क्वायर मीटर हो जाए, 100 मीटर स्क्वायर। बढ़ाते जाएंगे तो उसी तरह से एरिया यदि बढ़ेगा तो लेस इंटेंस होता जाएगा। रूम छोटा है तो ज्यादा इंटेंसिटी लगेगी आपको। तो इंटेंसिटी टर्म को भी हम लोगों ने समझा। अब आ जाए नेक्स्ट, हमारे लिए क्या टाइप बनता है कि लाइट का बिहेवियर कैसा होगा। इंटरफेस का मतलब समझ जाएंगे। यहां पर दो मीडियम, जब हम लोग एयर और अनदर मीडियम ले ले, ग्लास स्लैब ले ले, तो उन दोनों मीडियम के बीच का जो बाउंड्री होता है, उसलिए हम लोग उसको टर्म यूज करते हैं इंटरफेस। अब यहां पर एक मीडियम, दो मीडियम सेपरेट कर दिया। अब यहां लाइट, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइट एंटर किया, जिसको हम लोगों ने इंसिडेंट रे कहा, और जहां पे ये लाइट मिलते हैं यहां पर हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब इसका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये दूसरे मीडियम में चला गया एब्जॉर्ब होने के बाद, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पर क्या क्या चीजें हम लोगों ने बेसिक सीखा। ये जो आपका मीडियम जो चेंज कर गया, बाउंड्री रीजन है, ये हमारा इंटरफेस कहलाया। जो मीडियम 1 और 2 को सेपरेट कर रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। या यदि हम यहां पर O पॉइंट ले ले तो AO इंसिडेंट रे हो गए, OB हमारे रिफ्लेक्टेड रे हो गए। ये जो एंगल I बना, इसको हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा। ये एंगल किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ बनेगा। अब कहोगे कि सर नॉर्मल क्या है, बहुत इजी है बच्चे नॉर्मल। जैसे सिंपली हम लोग खड़े हैं तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नॉर्मल हुआ। नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। जैसे सिंपली एक स्लैब है, इस स्लैब पर आप खड़े हो, ये नॉर्मल हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इधर से भी 90, इधर से भी 90 डिग्री फॉर्म कर गया। तो ये जो नॉर्मल हम लोगों ने इंटरफेस पे ड्रॉ किया, इसके साथ जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, इसके कलर को बदल दे तो आप भी थोड़ा एंजॉय करोगे। रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, नॉर्मल के साथ एंगल बना, तो ये हमारा आर है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से रिप्रेजेंट हो गया। और ये हमारा नॉर्मल के साथ ही ये रे रिफ्रैक्टेड है, और ये नॉर्मल के साथ बनाया, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो हम लोगों ने एक ही जगह पर तीन चीजों को सीखा। पहला इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड, और तीसरा रिफ्रैक्टेड। लेकिन एक और चीज रह गया, लाइट एब्जॉर्ब भी तो होता है, तो एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब जब लाइट इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे, तो उसके तीन पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर हम लोग इस चीज को भी मेंशन करेंगे। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब इससे हमारा पहला पार्ट क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, उसी मीडियम में वापस चले जाए तो वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। और फिर जब ये इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में जब चला जाता है, और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन, उस लाइट को हम लोग ट्रांसमिटेड भी कहेंगे। तो प्रोपेगेशन के लिए टर्म आ जाएगा ट्रांसमिटेड इन द सेकेंड मीडियम, और डायरेक्शन तो बदल गया उस मीडियम के लिए पर्टिकुलरली, तो उसका नाम क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट।
जो रिमेनिंग थर्ड पार्ट है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ये भी बिल्कुल क्लियर है 100%? कमेंट बॉक्स में लिखते जाना बच्चे मन के सच्चे। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन। क्या सीखा हम लोगों ने? अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, तो रिफ्लेक्शन हो गया। इसलिए हमने क्या कहा कि जब भी पॉलिश इंटरफेस से ये, जैसे इंटरफेस नॉर्मल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टर्न बैक हो गया सेम मीडियम में, तो रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर? अब यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन जाएंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या बना? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आई, जो हम लोगों ने लिखा ये सारे सेम प्लेन में होंगे। अब यहां पर सेम प्लेन के लिए टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं कोप्लानर सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का कॉन्सेप्ट बच्चे ध्यान से समझना, बहुत इजी है बच्चे। आप अपने प्लेन पेपर पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखते हो, ये लाइन पर ही आप लेटर लिखते हो, इसको एक्स मान लो, और ये जो आप प्लेन पेपर पे मार्जिन ड्रॉ करते हो ये वाई है। और जो भी आप लेटर, वर्ड, सेंटेंस जो भी आप लिखते हो वो सारे उस प्लेन पर परपेंडिकुलर, मतलब दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई मिलकर के एक प्लेन बनाता है। और उस प्लेन पेपर पे जो आप राइट डाउन करते हो वो सारे एक ही प्लेन में होते हैं। जितने भी लेटर हैं, वर्ड है, सेंटेंस है, एक प्लेन में होते हैं, इसलिए कोप्लानर होते हैं। इस रूम में हम खड़े हैं, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी है वो सारे इस प्लेन में हैं और सब लोग कोप्लानर है। तो यहां जब हम लोग इंटरफेस की बात करते हैं, ये पॉलिश सरफेस है, ये नॉर्मल इसी प्लेन में ड्रॉ हुआ, ये भी इसी प्लेन में इंसिडेंट रे हुआ, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट किया, रिफ्लेक्टेड रे को आर से, नॉर्मल को एन से। सभी एक्स वाई के प्लेन या एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ही है, इसलिए हम लोग कहते हैं लाई इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में लाई कर गया, तो ये दो लॉ बन गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए हम लोग, इंटरेस्ट आ रहा है? अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। तो फ्रीक्वेंसी लाइट का कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, स्पीड और वेवलेंथ रिमेन अनचेंज। तीन क्वांटिटी रिफ्लेक्शन में अनचेंज्ड होगा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ। अब यहां पर रिफ्लेक्शन के टाइप, जैसे प्लेन मिरर हो जाए तो इस पे जो जितने भी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं, सारे पॉइंट पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रहा है, इसलिए ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर होता है, इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां रफ सरफेस होते हैं। जैसे आप देखते हो फॉरेन ऑथर की किताब जो महंगी होती है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो इजिली विजिबल होता है। एक न्यूज़पेपर को दूर से पढ़ो तो नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि उसका पेपर रफ होता है, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर दो तरह का रिफ्लेक्शन पड़ा, रेगुलर और इरेगुलर। डिफ्यूज और हमने लिख दिया है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होते हैं? फ्रॉम ए रफ सरफेस, और रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरफेस। इसका मतलब जहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ओबे करता है, उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, या
वो रेगुलर रिफ्लेक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरफेस पे ही होता है। अब ऐसे सरफेस जैसे सिल्वर मेटल जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। सिल्वर मेटल पे जितने भी लाइट इंसिडेंट होते हैं सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरफेस होता है, वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। हमारा जब रिफ्लेक्शन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो रिफ्लेक्शन में लाइट्स जो डेविएट कर रहा है वो डेविएशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने दिखाया आपको, तो फिगर ड्रॉ कर दिया। अब फिगर में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। यहां इनिशियली जो आपका लाइट ये सरफेस है और इस सरफेस से लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। यदि रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ये पाथ ऐसा होता, इस और ये नॉर्मल हमारा आई है, आई और आर इक्वल होता है इसलिए हम लोग आई और आई लिख देते हैं। इसी को हम लोग डेविएशन डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग देखे आई प्लस डेल्टा 1 180 डिग्री। अब इसको हम लोग पाई के फॉर्म में भी बच्चे लिख सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। ये सब बातें आप जितना सीखेंगे उतना अच्छा करेंगे। अब जैसे मान लो हमें 180 डिग्री लिखना है तो पाई बाई 180 रेडियन को 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स पाई रेडियन। इसलिए हम लोग 180 डिग्री को पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई और ये दोनों ऐड करोगे तो 2i, राइट हैंड साइड में जाओगे तो -2i, तो डेविएशन पाई -2i हो जाएगा। अब यहां पर इसी तरह से आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये पूरा 360 डिग्री बनेगा। तो यहां यदि आप 360 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो ये 2 पाई हो गए। डेल्टा 1 का वैल्यू डाल दो, पाई -2i प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 पाई। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 पाई में से पाई कैंसिल हो गए तो पाई हो गया और ये 2i तो प्लस हो जाएंगे। तो डेल्टा 1 का ये वैल्यू और डेल्टा 2 का ये वैल्यू हम लोग डेविएशन फाइंड कर सकते हैं कि जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बाद उसका डेविएशन का ये रिजल्ट आता है। तो ये जब भी हम लोगों को डेविएशन यूज करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आ जाए यहां पर, जैसे ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा लिखते हैं। अब मान लो कि ये लाइट नॉर्मल की तरफ से ही आ जाए, नॉर्मल की तरफ से ही आ जाए और रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी तरफ चले जाए। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल के साथ उसने कितना एंगल बनाया बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये सिंपली ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते। अब लाइट इंसिडेंट इसी डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब नॉर्मल के साथ कोई भी एंगल नहीं बना और रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही चला गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 0 हो गए। तो वही हमने कहा कि आई और आर जब 0 हो जाएगा तो डेविएशन का फॉर्मूला बता रखा उसमें पुट कर दो तो डेविएशन 180 डिग्री बन जाएगा। दूसरा कंडीशन जिसको ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं कि ये लाइट इंसिडेंट रे ऐसे गया और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ को फॉलो कर गया। तो इस कंडीशन में देख लीजिए आई और आर ये दोनों एंगल नॉर्मल के साथ कितने बना रहे हैं। तो ये आपका इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और ये नॉर्मल है। इसके साथ आई का वैल्यू 90 डिग्री और यहां आर का वैल्यू भी 90 डिग्री, इसलिए हमने यहां पर लिखा आई और आर 90 डिग्री। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला, आई आर 90 डिग्री पुट करने से डेविएशन 0 डिग्री और 360 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा
डेल्टा का वैल्यू क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट, अब यहां पर रियल और वर्चुअल इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज समझो, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं। बहुत लोगों से जब पूछा जाता है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जहां से इंसिडेंट रे का इंटरेक्शन जिस पॉइंट पर होता है। सिंपली मान लो ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ये दोनों मिलके ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ऐसे जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे नोन एज इमेज, इसलिए हम लोग इसको इमेज कहेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रखा है, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल क्या हो जाएंगे, यहां से लाइट रे एमिट हो रहे हैं, मतलब इसको कहते हैं डाइवर्ज होना, इसको कहते हैं कन्वर्ज होना। तो जब ये डाइवर्ज होगा तो रियल ऑब्जेक्ट, और जब ये बिल्कुल एपियस टू कन्वर्ज, एपियस का मतलब ये डॉटेड लाइन होना चाहिए, ये डॉटेड लाइन होगा, ये एपियस टू कन्वर्ज, इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। रियल इमेज क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है, तो अब ये डाइवर्ज होगा, एपियस टू डाइवर्ज, तो ये बन जाएंगे वर्चुअल इमेज। ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पर जरूर ध्यान देंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म करता है। अब पहला एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कैसे एक रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जैसे ये हमारा एक प्लेन मिरर है, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, अब ये इंसिडेंट हुआ एपियस टू कन्वर्ज, तो बन गए यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां पर मिलेगा वो हमारा रियल इमेज बन जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, इसको आप रे डायग्राम से ऐसे समझे कि रे ऑफ लाइट एपियस टू कन्वर्ज, एपियस टू कन्वर्ज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये फाइनली यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या बनेगा, रियल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट आ जाए हम लोग, अब देख लीजिए रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, रियल ऑब्जेक्ट। अब यहां से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, एपियस टू कन्वर्ज, बन गए वर्चुअल इमेज। रिपीट कर दे, ऑब्जेक्ट है तो यहां से रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट ऐसे निकले, और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गए। यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, ये रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये क्या हो गए भाई, डाइवर्स। तो एपियस टू डाइवर्स जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। तो देख लीजिए फाइनली हमारा क्या बन गया, ये वर्चुअल इमेज। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रियल इमेज कैसे फॉर्म कर रहा है।
बाय द मिरर। ये आपका कौन सा मिरर होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहां पर समझ ले कि जब आउटर सरफेस का या आउटर सरफेस पर पॉलिश्ड हो जाए तो वो कॉनकेव मिरर होता है। ये कॉनकेव मिरर है। अब यहां पर रे ऑफ लाइट एंटर किया, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पर मिलता है तो यहां पर ये क्या बन जाएगा भाई, रियल इमेज। रे डायग्राम फिर से देख ले। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहे हैं। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर फॉर्म कर गया तो ये क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। तो कॉनकेव मिरर से भी देखा। नेक्स्ट आ जाए यहां पर कॉन्वेक्स मिरर, अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा तो यहां रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए जहां पर ये फोकस कर रहा है तो यहां पर फॉर्म क्या है, वर्चुअल इमेज क्यों बना वो देखते हैं। यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया, यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे किया। अब ये क्या हो गया, डॉटेड लाइन से एपीएस टू डाइवर्ज तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर गया बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब लेंस की भी बात कर लेते हैं। तो लेंस के केस में देखते हैं रियल इमेज कैसे फॉर्म करता है। ये कैसा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है। ये लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा आगे की क्लास में हम लोग यहां बेसिक पहले जान जाए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहां से ये रे ऑफ लाइट वर्चुअल ऑब्जेक्ट चूंकि एपीएस टू कन्वर्ज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर मिल जाएंगे वो हमारा यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज कर गया तो यहां हमारा बन जाएगा रियल इमेज। तो लेंस के केस में रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आ जाए कॉनकेव। ये कॉनकेव लेंस है तो यहां पर इसका रियल ऑब्जेक्ट, यहां से रे ऑफ लाइट निकले आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां पर इसका इमेज बन गया तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहा। तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो जरूर थम्स अप करेंगे और वीडियो को लोगों को बताएंगे, वीडियो को वायरल करेंगे और हमें भी वायरल करके बताओ लोगों को कि कैसा हमने वीडियो बनाया आपके लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को बताएं, लोगों को मोटिवेट करें इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।